आज हम लोग करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एक शॉट में खत्म। हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम कोशिश करके एक ही लेक्चर के अंदर वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे भैया, खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो हेड लगाइए सबको, हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इन वन शॉट। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या टॉपिक है अपना? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर को पूरे वन शॉट में खत्म करने वाले हैं हम लोग। चाहे जितना देर लगे, आधा घंटा, एक घंटा, जितना समय लगे उतना समय में क्या करेंगे भैया, इस पूरे चैप्टर को हम क्या कर देंगे भैया, खत्म कर देंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहीं पर भी अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है और उसका गुणधर्म अलग है, यानी कि जो पहले वाले चीजों से मिलके बन रहा है और जो चीज नया बन रहा है अगर उसका गुणधर्म पहले वाले की अपेक्षा अलग है, यानी कि बिल्कुल नया पदार्थ बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि उसके अंदर हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि ए और बी मिलकर के अगर ए बी बना रहा है तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो H2O जल का निर्माण करते हैं, तो वो किसके कारण होता है भैया, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है? आम अगर कहीं पे पक रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। अगर दूध से दही बन रहा है तो किसके कारण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। ठीक है ना। कहीं पे लोहा रखे हैं, वहां पे धीरे धीरे करके जंग लग रहा है, धीरे धीरे वो लोहा खराब हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण क्या है भैया, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हम ये बोले कि जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है। अब इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है वो पढ़ने वाले हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये ध्यान में रखते हुए पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा एकल उत्पाद का निर्माण होगा। क्या होगा भैया? एकल उत्पाद का निर्माण होगा। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है एकल उत्पाद का निर्माण। एकल उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? एकल उत्पाद। क्या बनेगा भैया? एकल उत्पाद बनेगा। यानी कि मिलने वाले, यानी कि अभिकारक बहुत अधिक होंगे या दो होंगे या दो से अधिक होंगे, लेकिन जो अपना प्रोडक्ट बन के आएगा, जो अपना उत्पाद बनेगा वो कितना बनेगा? एक बनेगा। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल ले लिया जाए तो ए प्लस बी क्या बनेगा? ए बी। क्या बनेगा? ए बी। अगर केमिस्ट्री का एग्जांपल की बात करें तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं भैया? H2O। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है? क्या ये बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक से देखा जाए तो हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग था, दोनों आपस में मिलकर के क्या किए? जल का निर्माण किए। यानी कि दो चीज आपस में मिलकर के एक का निर्माण कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जब मैग्नीशियम मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो दो मिलकर के एक का निर्माण कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद से जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि एकल उत्पाद टूट टूट करके अलग अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एकल कोई उत्पाद होगा
वो टूट टूट के अलग उत्पाद का निर्माण करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अगर जनरल एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी जब ये टूटेंगे तो बनाएंगे ए प्लस बी, यानी कि ये कोई एक यौगिक था, ये टूट करके एक और एक दो अलग अलग उत्पाद बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। उसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है? क्या ये बातें आप लोग समझ पा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग तोड़ते हैं यानी कि अभिक्रिया कराते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है भैया, वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया कराने के तीन तरीके, कितने तरीके हैं, तीन तरीके। वो तरीके कौन कौन से हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। एक होता है विद्युत द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा। यानी तीन तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया को करवा सकते हैं। एक करवा सकते हैं विद्युत द्वारा, और विद्युत के अंदर जो अपना एग्जाम्पल पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले हैं H2O का, यानी कि जब जल के ऊपर यानी जल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो जल क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और किसके अंदर टूट जाता है भैया, ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है, यानी कि वियोजित हो जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्वारा। यानी ये विद्युत द्वारा क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। यानी कि जब भी जल के अंदर हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो वो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा भैया, वियोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। एक और जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके द्वारा, वो पढ़ते हैं उष्मा के द्वारा। किसके द्वारा, तो उष्मा के द्वारा, यानी कि उष्मा द्वारा। ठीक है ना, उष्मा द्वारा। उष्मा द्वारा में अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या टूट जाता है भैया, CO2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, CO2 के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलिए, और जो तीसरा एक जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है कौन सा, तो तीसरा एक पढ़ते हैं तापीय ऊर्जा वाले या प्रकाश ऊर्जा। किसके द्वारा भैया, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा द्वारा। ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा द्वारा। प्रकाश ऊर्जा के अंदर की एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम AgCl, यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर हम प्रकाश ऊर्जा को पास करवाते हैं, गुजारते हैं, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है Ag में और Cl2 में। किसमें टूट जाता है भैया, Ag में और Cl2 में। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो AgCl है इसका उपयोग होता है किसके अंदर, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर। किसके अंदर भैया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, और वियोजन अभिक्रिया तीन तरीके से करा सकते हैं, विद्युत द्वारा, उष्मा द्वारा और प्रकाश द्वारा। इन तीनों को हम एक एक करके किसके सहायता से समझ रहे हैं भैया, उदाहरण की सहायता से समझ रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो नया प्रकार है वो पढ़ेंगे हम लोग किसके, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान सुनिए, हमने जब लेक्चर को शुरू किया था, लेक्चर 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कोई बहुत अधिक सक्रिय तत्व है, जब वो दूसरे किसी सक्रिय तत्व से कम सक्रिय तत्व वाले को विस्थापित करता है और उसकी जगह लेकर के नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने क्या देखा था कि रामलाल जब ये देखता है कि पिंकी श्यामलाल के साथ में बैठी हुई है, तो रामलाल अधिक दबंग होने के कारण, अधिक सक्रिय होने के कारण श्यामलाल को लात मार के बाहर निकालता है
और उसकी जगह लेकर के नया कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट के अंदर खत्म करने वाले हैं, इसलिए एक एक बात को हम लिख नहीं रहे हैं, बोल के समझा दे रहे हैं। अगर आप लोगों को एकदम डिटेल में चाहिए तो आप लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया भैया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के अंदर हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखे थे कि रामलाल थे, रामलाल, ये दिखता है कि श्यामलाल के साथ में, श्यामलाल के साथ में कौन बैठी हुई है, पिंकी, ठीक है ना। तो जब रामलाल आता है, जब ये देखता है कि श्यामलाल के साथ में कौन बैठी है, पिंकी, तो रामलाल अधिक सक्रिय है, यानी अधिक ताकतवर है, अधिक बलवान है, दबंग है, यानी कि उसकी गांव समाज में दबंगई चलती है। तो आएगा और क्या कहेगा, रामलाल से कहेगा भाई साहब आप हटिए, क्या करिए, आप हटिए, और रामलाल भाई साहब को बाहर जाना पड़ेगा। जब ये बाहर जाएंगे तो ये खुद पिंकी के साथ में कंपाउंड बनाएगा, क्या करेगा, पिंकी के साथ में बनाएगा। अब ये बनेगा रामलाल पिंकी, रामलाल पिंकी, और बेचारे श्यामलाल क्या हो गए भैया, बाहर चले गए, ठीक है ना। श्यामलाल क्या हो गए, बाहर चले गए। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री की एग्जांपल की बात करें तो जब Fe यानी कि आयरन कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो कॉपर को लात मार के बाहर निकालता है, कॉपर भाई साहब को बाहर निकलना पड़ता है, और FeSO4 कंपाउंड बनता है, और कॉपर भाई साहब क्या हो गए, बाहर हो गए। यानी कि कॉपर जो था आयरन से कम सक्रिय था, ये अधिक सक्रिय होने के कारण इसको इसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित करता है और अपना ही यौगिक बना देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई एक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करे और अपने यौगिक बनाए, उसको क्या कहते हैं भैया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद से जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला ये पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है उनको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो AB जब ये CD से रिएक्शन करेगा तो A आएगा D के साथ कंपाउंड बना लेगा, यानी कि AD बनाएगा, और B और C एक साथ में यौगिक बना लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही है, क्या किसी को कोई डाउट है? चलिए, इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा अभिक्रिया भैया, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको याद करते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक से सुनिएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा अवशोषित होती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है भैया, अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
यानी अवशोषित होना का क्या मतलब हुआ भैया, कहीं पे एनर्जी जाएगा, ऊर्जा जाएगा और उसी के अंदर वो अवशोषित हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण, यानी कि अवशोषित होना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, इसके अंदर किसकी बात करेंगे भैया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, CO2 और H2O कंबाइन करते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, C6H12O6, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना, क्लोरोफिल को क्या करते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन को हमारे वातावरण के अंदर क्या करते हैं भैया, रिलीज कर देते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसके अंदर सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को पत्तियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। चलिए अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला किसके बारे में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा था, यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी भैया, बाहर निकलेगी, क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, यानी ऊर्जा क्या होती है, बाहर की ओर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पहले क्या लिखेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा बाहर जाती है, बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, उष्मा बाहर निकलेगा, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल पे क्या होगा भैया, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, श्वसन होता है, श्वसन इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा, जब वो भोजन छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा होता है तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर क्या करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो उन भोजनों से ऊर्जा जो बाहर निकलता है जिन प्रक्रिया से, उनको हम लोग बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया। एग्जाम्पल में हो जाएगा, एक और हो जाएगा दहन प्रक्रिया, दहन, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, क्या होती है, ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। जैसे कि अगर हम कागज को जला दें तो देखेंगे कि धीरे 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 क्या होगा, ऊर्जा बाहर की ओर निकलेगा, साथ साथ में कोई गैस भी बाहर निकलेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं वो क्या करता है, CO2 और प्लस में ऊर्जा बाहर की ओर क्या करता है भैया, निकाल देता है। समझ में आ रहा है ना, ऊर्जा बाहर की ओर निकलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल रहा है। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है, किसी कोई डाउट? चलिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में तीन देख रहे थे, विद्युत द्वारा, उष्मा द्वारा, प्रकाश द्वारा। उसके बाद हम लोग पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद से जो अपना नया अगला पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है किसके बारे में भैया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग को दो चीज पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा क्या, तो पहले उसी को पढ़ लेते हैं, अपचयन, और एक पढ़ना पड़ेगा क्या, उपचयन। एक पढ़ना पड़ेगा अपचयन, एक पढ़ना पड़ेगा उपचयन। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, उपचयन। उपचयन, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपचयन कहा जाता है। यानी कि पहला बात यहाँ पे लिख सकते हैं
ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यानी कि ऑक्सीजन प्लस होगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी, यानी कि हाइड्रोजन माइनस होगा। क्या ये बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, ठीक है ना। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का हास्य होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं भैया, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक और कौन सा है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन के अंदर क्या पढ़ेंगे भैया, अपचयन के अंदर ये पढ़ेंगे, पहला बात, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या होगी भैया, बढ़ोतरी होगी। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जहां पे ये दोनों, ठीक से सुनिएगा, जहां पे ये दोनों एक साथ हो रहा हो, जहां पे दोनों एक साथ हो रहा हो, जहां जहां पर, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन, यानी कि उपचयन, उपचयन और साथ में अपचयन हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, अपचयन, वहां उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको हम लोग बोलते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल 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 कौन सा होगा, ये हो जाएगा सी, जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जब भी कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो ये बनता है कॉपर, और ये बनता है क्या, H2O। क्या बनता है, H2O, दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, दिख रहा है, चलिए ठीक है। चलिए, क्या होता है, जब भी हम कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो हाइड्रोजन से क्या होता है, ऑक्सीजन इससे चिपकता है, यानी कि H2O का निर्माण होता है। यानी कि हाइड्रोजन से देखें, हाइड्रोजन जो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन था, इसके साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, हम इसको बोलेंगे कि उपचयन हुआ है। क्या हुआ भैया, उपचयन हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। तो जिन अभिक्रियाओं के अंदर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, इसके बाद जो अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसके बाद से अगला हम लोग ये पढ़ने वाले हैं संक्षारण। क्या पढ़ने वाले हैं, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। सुनिए, ध्यान सुनिए, जब भी कोई धातु, जब उसको हम खुले में छोड़ते हैं, तो वो अम्ल से, आर्द्रता से, पानी से और ऑक्सीजन से या किसी अन्य चीजों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे वो संक्षारित हो जाती है। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नहीं समझ में आया? अगर कोई मान लीजिए कोई धातु है, जैसे लोहा का टुकड़ा, अगर उसको हम बाहर छोड़ देंगे, खुले में छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस लोहे के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे लोहा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं भैया, संक्षारण कहते हैं। यानी किसी धातु के ऊपर रिएक्शन होने के साथ साथ, यानी कि किसी ऑक्सीजन से या किसी भी चीज से, अम्ल से, आर्द्रता से, नमी से, वायु से ऑक्सीजन करके धीरे धीरे वो धातु खराब हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना, संक्षारण कहा जाता है जब धातु संक्षारित होती है। ठीक है ना, उसको संक्षारण कहते हैं। इसका बचाव क्या क्या हो सकता है, बचाव बचाव क्या क्या हो सकता है, बचाव में ये कर सकते हैं कि पेंट लगाकर बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, ग्रीस लगा के बचा सकते हैं, और भी कई तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बचाया जा सकता है। ठीक है ना, क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं, बचाने का तरीका। बाद में अब जो लास्ट वाला टॉपिक जो इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है, वो ये पढ़ना है कि विकृत गंधिता। क्या पढ़ना है भैया, विकृत गंधिता, विकृत विकृत गंधिता, विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता के अंदर क्या पढ़ते हैं, जब भी कोई अगर हमारा वसा युक्त खाद्य सामग्री है, वसा युक्त खाद्य सामग्री जब उसको हम लोग खुले में छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और खराब तरीके का बदबू उत्पन्न करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी कि जब भी खाद्य सामग्री होगा, जब भी, ध्यान सुनिए यहाँ पे, वसा युक्त खाद्य सामग्री, वसा युक्त खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, सामग्री जब भी वायु के संपर्क में आता है, जब भी वायु के संपर्क में आता है तो वायु से अगर ये वायु के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा भैया? ये उपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा और उपचयित हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी कि वो क्या हो जाएगा भैया? खराब हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बाद में इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया? बचाव। इसको बचा कैसे सकते हैं? बचाव में ये कर सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक मिला करके, प्रति ऑक्सीकारक मिला के, प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक मिला करके अगर किसी वसायुक्त खाद्य सामग्री के अंदर प्रति ऑक्सीकारक को मिला है तो उसको हम बचा सकते हैं। ऐसी जगह पर रख सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में रखकर, प्लास्टिक के बर्तनों में रखकर, प्लास्टिक के बर्तनों में रखकर, यानी कि प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक के किसी डब्बा के अंदर रख करके अगर उसको हम ठीक तरीके से पैक कर दें जहां पे वायु प्रवेश ना करे, उससे हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरकर, नाइट्रोजन गैस भरकर, यानी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जैसी गैसों को भर करके हम क्या कर सकते हैं? अपने भोजन को क्या कर सकते हैं भैया? बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर ये पूरे तरीके से वन शॉट के अंदर क्या हो चुका है भैया? कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग को सारी चीजें एक एक करके समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप डिटेल लेक्चर में जाकर के क्या सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है भैया, आप डिटेल लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगे अब कल से हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, अम्ल, क्षार एवं लवण। उसको भी एक एक लेक्चर करके पढ़ा जाएगा। जैसे वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोशिश करके, वो थोड़ा काफी बड़ा चैप्टर है, कोशिश करके उसको भी वन शॉट के अंदर क्या कर दिया जाएगा भैया? खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना? यदि किसी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी को कोई सुझाव देना हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।